हेलो स्टूडेंट। चलो बेटा देखो, तो हम लोगों का चल रहा था केमिकल काइनेटिक्स, है ना। और केमिकल काइनेटिक्स वाले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ चुके थे? हाँ, क्या पढ़ा था? मॉलिक्युलरिटी पढ़ी थी, रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा था, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट पढ़ा था, और क्या पढ़ लिया था? मॉलिक्युलरिटी पढ़ ली थी। आज कुछ अलग सा पढ़ेंगे ना, कल वाला नहीं पढ़ेंगे आज, ठीक। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या है? ध्यान से सुनो, एक्चुअली इसकी थोड़ी अलग कहानी है। अगर इसी लॉ ऑफ मास एक्शन या लॉ ऑफ एक्टिव मास को यहाँ पे लिख दो चाहो तो, एक्टिव मास चलता है। अगर इसी को तुम इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में देखो तो थोड़ा अलग तरीके से लिखते हैं, और इस वाले चैप्टर में इसका थीम थोड़ा अलग है। क्या है जरा समझो। लॉ ऑफ मास एक्शन या लॉ ऑफ एक्टिव मास क्या है? जैसे मान लो कोई रिएक्शन है, N1A प्लस N2B गिव्स N3C, ठीक है चलो N3C, ये एक रिएक्शन है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट की पावर x और y के मल्टीपल प्रोडक्ट को के बराबर होता है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होता है? किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जो रिएक्टेंट होते हैं उनका एक्टिव मास और उनकी पावर x और y के मल्टीपल प्रोडक्ट के बराबर क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन। सर दिस इज x एंड y, ये x और y क्या है? एक्चुअली अगर यही केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर होता तो इसकी एक अलग कहानी होती, और ये केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर है तो इसकी अलग कहानी हम लिखेंगे। पहले यहाँ पे नोटिस बोर्ड पे नोट लिखेंगे पहले तो, नहीं तो यहीं से गड़बड़ा जाएगा सारी कहानी। नोट क्या है? दिस x एंड y इज इक्वल टू द स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट and is equal to the may not स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। जरा थीम समझो पहले, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इस थीम को समझाने के लिए इसी तरफ का बोर्ड यूज करेंगे। लाइक सपोज एक रिएक्शन है 2A प्लस 3B गिव्स 5C, ये एक रिएक्शन है। अगर सर इसके लिए रेट लिखूं तो क्या लिखूंगा? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, मैंने क्या बोला? एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, एक्टिव मास ऑफ A, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट B, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट की पावर x एंड y के मल्टीपल प्रोडक्ट के बराबर रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा देखो, हो सकता है इस x की वैल्यू 2 आए, हो सकता है इस y की वैल्यू 3 आए, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि इस x की वैल्यू 1 आए और इस y की वैल्यू 0 आए। ऐसा भी हो सकता है इसकी वैल्यू 0 आए, इसकी 1 आए, ऐसा भी हो सकता है इसकी 3 आए, इसकी 2 आए। कुछ भी पॉसिबल है, सॉरी मतलब ये बराबर नहीं है, पहली बात तो कुछ भी पॉसिबल है, इसीलिए मैंने बोला कि दिस x एंड y इज इक्वल टू द मे इज इक्वल, अरे वो ठीक है अंग्रेजी, इज इक्वल टू मे टू स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट मे एंड मे नॉट बी, मतलब कुल मिला के हम ये कह सकते हैं
कि इस x और y की वैल्यू स्टैचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो मतलब वैल्यू ऑफ x एंड y इज इक्वल मे इक्वल टू द स्टैचियोमेट्रिक कोफिशिएंट एंड मे नॉट इक्वल टू द स्टैचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। हो सकता है बराबर हो सकता नहीं भी बराबर हो। अच्छा सर, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y? सर यही तो चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, यही तो चैप्टर है। मुझे x और y तो निकालना है, इसी के लिए तो हम परेशान घूम रहे हैं 5 साल से, मतलब हर साल से। तो ये है लॉ ऑफ मास एक्शन। अच्छा, इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन आएगा, एक कांस्टेंट आएगा k, a की पावर x एंड b की पावर y। k यहाँ पे क्या है? रेट कांस्टेंट। पूरे चैप्टर का अपने आप में खुद में डाउन है ये रेट कांस्टेंट। k क्या है? रेट कांस्टेंट। x क्या है? x है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, नया शब्द आ रहा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए। और बाई क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी। और x प्लस वाई क्या होगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर ओवरऑल रिएक्शन, मतलब क्या सर? कि जैसे ये रिएक्शन है N1A प्लस N2B गिव्स N3C, इसके लिए रेट लिखा मैंने। रेट लिखने के बाद मैंने देखा कि रेट कांस्टेंट, इस कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाया, एक कांस्टेंट k आया और लिखा मैंने a की पावर x, b की पावर y। k क्या है? रेट कांस्टेंट। चलो इसके बारे में थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे, अभी ये तो एक अलग चीज़ है। रेट कांस्टेंट एक दुनिया ही इसकी अलग है अपने आप में। x क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a। ये आता कहाँ से? सर इसको कैलकुलेट करते हैं, इसकी जो वैल्यू निकल के आती है, जो गिनती निकल के आती है। मान लो x बराबर 1 आया, इसका मतलब इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 हो गया। मान लो y बराबर 0 आया तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया? 0 हो गया। क्या b के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 हो गया और a के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 हो गया। टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा? इन दोनों का सम 1 + 0 = 1। ठीक है, तो अभी हमने तुम्हें लॉ ऑफ मास एक्शन बताया, कुछ लॉ ऑफ मास एक्शन की टर्म्स कंडीशन हैं, पहले उनको बताएंगे। और थोड़ा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैं ये बोलता हूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन एक्टिव मास ऑफ a की पावर x एंड एक्टिव मास ऑफ b की पावर y, ये चीज़ हमेशा मेमोराइज रखना। द पावर, जो इनकी रिएक्टेंट की जो पावर है, ये मे इक्वल टू द स्टैचियोमेट्रिक कोफिशिएंट एंड मे नॉट इक्वल टू द स्टैचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, इसको पहले नोट करो एक सेकंड जरा। तेरी मेरी बच गई सोनिया, मेरा बरदा तर ओ या। सुनो, कुछ तो लोग कहेंगे आज की पार्टी मेरी तरफ। सुनो, अच्छा पहले टर्म्स कंडीशन बता रहे हैं। कंडीशन क्या है कि अगर रिएक्शन मल्टीपल स्टेप की है या किसी रिएक्शन में कोई इंटरमीडिएट आ रहा है, इंटरमीडिएट ऑफ एनी रिएक्शन does not include in rate law expression। जब रेट लॉ एक्सप्रेशन करेंगे, जब किसी रिएक्शन का रेट लॉ एक्सप्रेशन करेंगे, अगर उसमें कोई इंटरमीडिएट आ रहा है तो इसको कभी इंक्लूड नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट है, इफ एनी रिएक्टेंट present in excess then it
डज नॉट इंक्लूड इन रेट लॉ। इसको भी कभी रेट लॉ में इंक्लूड नहीं करेंगे अगर कोई रिएक्टेंट एक्सिस में प्रेजेंट है। लाइक एक एग्जांपल देखे रहते हैं, ये ईस्टर हो गया, ये वाटर हो गया, गिब्स एल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, मैंने कहा वाटर एक्सिस में है, वाटर किस में, एक्सिस में, तो इसका जो रेट लॉ करोगे, जो इसका रेट लॉ होगा, रेट लॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, या रेट ऑफ रिएक्शन जो भी होगा, रेट लॉ ना लिखो, रेट ऑफ रिएक्शन होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, ईस्टर की पावर x, ईस्टर की पावर x। वाटर किस में है, एक्सिस में है, रेट लॉ एक्सप्रेशन में कभी यूज नहीं करेंगे। इसको हटाएंगे, एक कांस्टेंट आएगा k, ईस्टर की पावर x। k क्या है, रेट कांस्टेंट, x क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ईस्टर। अब सर इसमें ईस्टर ही एक ही चीज तो है, ये तो एक्सिस में, इसका मतलब जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ईस्टर होगा वही ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, है? सही बात है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, क्या कि अगर कोई रिएक्शन में इंटरमीडिएट आ रहा है बीच में तो उसको रेट लॉ एक्सप्रेशन में कभी यूज नहीं करेंगे, और अगर कोई रिएक्टेंट आपका एक्सिस में प्रेजेंट है तो उसको भी कभी रेट लॉ में यूज नहीं करेंगे। बात आती सर एक्टिव मास ऑफ ईस्टर, फिर बोला आपने कहा एक्टिव मास ऑफ ईस्टर, क्या परेशान कर रहे हो, बताओ एक्टिव मास क्या होता है, नोट करो, बता रहे। हो गया भाई, देखो खाइए, मुस्कुराइए और घर जाइए। समझ में ना आए तो वीडियो फिर से चलाइए। मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था एक्टिव मास के बारे में कुछ कह रहा था। क्या होता है एक्टिव मास, कुछ नहीं है भाई। देखो एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, एक होता है गैस। अच्छा, तुमने देखा सॉलिड को प्रेशर के टर्म में डिफाइन करते हुए, या लिक्विड को प्रेशर के टर्म में डिफाइन करते हुए, गैस को देखा होगा प्रेशर के टर्म में डिफाइन करते हुए, है ना। जो सॉलिड होता है इसका एक्टिव मास 1 होता है, सॉलिड का एक्टिव मास कितना होता है, 1 होता है। लिक्विड का एक्टिव मास कितना होता है, ये कौन सा ब्रैकेट है, बड़ा वाला ब्रैकेट। बड़े ब्रैकेट में कंसंट्रेशन लिख दो, बड़े ब्रैकेट में क्या लिख दो, कंसंट्रेशन। मोलैरिटी जानते हो भाई, बड़े ब्रैकेट, मान लो मैंने कहा किसी की मान लो A है, इसकी कंसंट्रेशन 10 है, इसका एक्टिव मास कितना होगा, एक्टिव मास 10 होगा। बड़े ब्रैकेट में 10 लिख दो, दैट्स कॉल्ड एक्टिव मास। अब सर गैस के केस में दो चीजें चलती हैं, एक चलती है कंसंट्रेशन, क्योंकि गैस की कंसंट्रेशन भी होती है और गैस का क्या होता है, प्रेशर भी होता है। तो अगर आपने इसको बड़े ब्रैकेट में लिख दिया तो ये बन गया क्या, एक्टिव मास। और प्रेशर को अगर तुमने करली वाले ब्रैकेट में लिख दिया, आज तक बनाना नहीं सीख पाए, अब कहाँ सीख लेंगे। प्रेशर को किस में लिख दिया, करली ब्रैकेट में लिख दिया, तो वो भी बन जाएगा क्या, एक्टिव मास। प्रेशर को करली ब्रैकेट में लिख दो, एक्टिव मास बन गया। कंसंट्रेशन को बड़े ब्रैकेट में लिख दो तो एक्टिव मास बन गया। तो लिक्विड का एक्टिव मास क्या है, कंसंट्रेशन इन बड़े ब्रैकेट। गैस का एक्टिव मास क्या है, कंसंट्रेशन इन बड़े ब्रैकेट एंड प्रेशर इन करली ब्रैकेट। और व्हाट इज द एक्टिव मास ऑफ सॉलिड, वाट। तो ये लॉ ऑफ एक्टिव मास है, लॉ ऑफ मास एक्शन है, नोट करो इसको। बात करते हैं किसकी, इसको नोट कर लो पहले, फिर बात करते किसी और की। ए भाई जरा देख के चलो, होंगे ही नहीं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इट्स ए गुड कॉन्सेप्चुअल फिनोमेना। थका जो फील करे वो जाके दो रेड बुल गटक ले। देखो
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मैंने तुमसे क्या कहा था सर, दो चीज़ें होती हैं, एक होता मॉलिक्युलरिटी और एक होता ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मैंने कहा था दोनों ही आपस में बहुत बड़े जिम्मेदार व्यक्ति हैं। मॉलिक्युलरिटी क्या बताई थी मैंने पिछले लेक्चर में, कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, थ्योरेटिकल फिनोमेना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पहली बात तो एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना है। कैसा फिनोमेना है? एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना। सर जैसे किसी रिएक्शन में दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कॉपी में रिएक्शन लिखी, आपने देखा 2A + B, कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 3। वेरी गुड। मॉलिक्युलरिटी कितनी होगी? 3। अब पूछे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा? उमराव जान बन गए, समझ रहे? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ एनी रिएक्शन आप कैलकुलेट तभी कर पाएंगे जब आप उस चीज को एक्सपेरिमेंटली देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन है वो थ्योरेटिकल फिनोमेना है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? जैसे एक रिएक्शन है A + B गिव्स AB, मैंने रिएक्टेंट A की कंसंट्रेशन को चेंज कर दिया, मैंने रिएक्टेंट A की कंसंट्रेशन को चेंज कर दिया। चेंज करने का मतलब घटा दिया, बढ़ा दिया। रिएक्शन का जो रेट था उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, रिएक्शन का जो रेट था उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। जिस रेट से रिएक्शन हो रही थी उसी रेट से होती रही। मैंने B की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, रिएक्शन का रेट बढ़ गया, इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, बढ़ गया। ठीक, अच्छा हमने फिर से सुनो क्या बोला, मैं आपको बता रहा हूं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि पेपरों में आता है। अच्छा, मैंने A की कंसंट्रेशन को चेंज किया, रिएक्शन के रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, रिएक्शन का जो रेट था वही रेट। अच्छा, जिस रेट से हो रही थी रिएक्शन उसी रेट से होती रही। मैंने जैसे ही B की कंसंट्रेशन बढ़ाई, रिएक्शन का रेट बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ता चला गया और बढ़ गया। इसका मतलब क्या हुआ? ये चीज रिएक्शन का रेट बढ़ गया या नहीं बढ़ा हम देख के नहीं बता सकते कि तुमने बॉल फेंकी तो तेज है कि धीमी है, ये रिएक्शन है, ये बॉल नहीं है। तो कुल मिला के ये चीज प्रैक्टिकली पता चलती है कि मैंने A की कंसंट्रेशन को चेंज किया तो रिएक्शन के रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। जिस रेट से प्रोडक्ट बनना था सर उसी रेट से प्रोडक्ट बनना है। क्यों परेशान कर रही थी देर से वही लाइन बोल के? मैंने B की कंसंट्रेशन को बढ़ाया, रिएक्शन का रेट बढ़ गया, प्रैक्टिकली मैंने देखा। तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? हुज रिएक्टेंट, मतलब वो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल, वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जिनकी कंसंट्रेशन चेंज करने पर, जिनकी कंसंट्रेशन चेंज करने पर रिएक्शन का रेट अफेक्टेड हो जाए, रिएक्शन का रेट चेंज हो जाए, उसी को कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हुज कंसंट्रेशन अफेक्टेड द रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जिनकी कंसंट्रेशन चेंज करने पर रिएक्शन के रेट में चेंज आ जाए, या तो रिएक्शन का रेट बढ़ जाए या घट जाए, कुछ भी हो जाए, चेंज हो जाए, वही आपके शामिल किए जाते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में। तो यहां लिखेंगे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल whose concentration affected the rate of reaction is called order of reaction। ठीक है, अच्छा अगर इसका मैं रेट लिखूं तो क्या लिखूंगा? रेट बराबर डायरेक्ट रेट कांस्टेंट, एक्टिव मास ऑफ A की पावर x, एक्टिव मास ऑफ B की पावर y। ये क्या है? ऑर्डर ऑफ x क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन WRT A विथ रिस्पेक्ट टू A। y क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू B। x प्लस y क्या है? टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक, अच्छा
मैंने कहा था जब मैंने एक ही कंसंट्रेशन चेंज की तो रिएक्शन के रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब ये चीज़ जीरो है। मान लो जीरो आई तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। मैंने कहा मैंने इसकी कंसंट्रेशन डबल की, रिएक्शन का रेट डबल हो गया। मान लो ये वैल्यू 1 आई, वाई की वैल्यू कितनी है? 1 आई। तो ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर रिएक्शन कितना हो गया? जीरो। बी के रिस्पेक्ट में 1, टोटल कितना हो जाएगा? 1 + 0। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना है, और एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना के साथ साथ ये आपका ये फर्क नहीं पड़ता है कि रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मात्र फर्क पड़ता है किन मॉलिक्यूलों की कंसंट्रेशन चेंज करने पर रिएक्शन के रेट में चेंज आता है। जैसे अगर इस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी की बात करते तो इसमें कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे थे? 2। इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी होती है? 2। तुमने देख के बता दिया, बिकॉज इट्स अ थ्योरेटिकल फिनोमेना। ये कैसा फिनोमेना है? थ्योरेटिकल फिनोमेना। बट आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं बता सकते हो कि इसका कितना होगा, वो तभी पता चलेगा जब आप इनकी कंसंट्रेशनों को चेंज करके देखोगे। अच्छा, मैंने आपको बताया था मॉलिक्युलरिटी ऑफ एनी रिएक्शन, किसी ऐसा नहीं हो सकता कि किसी रिएक्शन में एक भी मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट ना करे। ऐसा हो सकता कहीं? मतलब मॉलिक्युलरिटी जीरो, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो हो सकता है। मॉलिक्युलरिटी फ्रैक्शनल नहीं होती थी, ये फ्रैक्शनल हो सकती है। मॉलिक्युलरिटी नेगेटिव नहीं हो सकती। अच्छा, किसी रिएक्शन में नेगेटिव मॉलिक्यूल होगा, बट मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन नेगेटिव नहीं हो सकती, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नेगेटिव हो सकता है। लेकिन बात सुनना ध्यान से पूरी, मुंह उठा के कोई पूछे आंसर मत मार देना। मैंने क्या बोला कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नेगेटिव हो सकता है। जैसे 2 रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं, सपोज करो 2 रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं, इसके लिए A2 के लिए x की वैल्यू -1 आए और y के लिए कितनी आए? 2 आए। तो A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया? -1। B के रिस्पेक्ट में कितना हो गया? +2। अब सुनना, मैंने क्या बोला, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नेगेटिव हो सकता है, नो डाउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नेगेटिव हो सकता है, बट विथ रिस्पेक्ट टू ओनली 1 रिएक्टेंट, किसी एक रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में नेगेटिव हो सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर तुम इसका ओवरऑल निकालोगे तो 2 - 1 कितना आएगा? 1 आएगा। ओवरऑल हमेशा पॉजिटिव ही होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ओवरऑल हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। फिर से सुनो भाई लास्ट पॉइंट को, मैंने बोला कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नेगेटिव हो सकता है। वेरी गुड, हो सकता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नेगेटिव हो सकता है। कैसे हो सकता है कि अगर रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं तो किसी एक रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन माइनस में होगा, लेकिन टोटल अगर बात करो तो टोटल हमेशा कैसा आएगा? प्लस आएगा। टोटल हमेशा कैसा आएगा? प्लस आएगा। बात समझ गए? ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया, मॉलिक्युलरिटी हो गई। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं थोड़ा, अब अगले लेक्चर में देखते हैं। ओके, थैंक यू। नोट कर लो जरा इसको।